नमस्कार, मैं मिनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। आज हम देखेंगे कि राजस्थान में आरवीयूएनएल में जनरल हिंदी का पेपर किस तरीके से आएगा। जो राजस्थान विद्युत विभाग है उसमें जो जनरल हिंदी पूछी जाएगी 8 मार्क्स का पेपर आएगा। ये 8 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन रहेंगे और उनके 8 मार्क्स रहेंगे। तो हिंदी के क्वेश्चन किस तरीके से हम अटेम्प्ट करेंगे हमारे इसमें से पूरे मार्क्स आ जाए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एग्जाम से पहले देख के जाएंगे एक बार और एग्जाम देने के बाद अगर आप ये देखेंगे दोबारा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये इस वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प करी। आज इस वीडियो में हम इस तरीके से रोचक जानकारियों के थ्रू हम इस पूरे को कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस को कि हमको हर क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाए कि किस तरीके से चीजों को लिंक करना है और किस तरीके से उसके आंसर लेने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी ये आरवीएनएल के प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर बनाया गया है। ये आपको बहुत मददगार कहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं निम्नलिखित आलोचकों में से कौन सा उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। इनमें हमको ये बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हमको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुबंद लाले वाजपेयी, डॉक्टर नरेंद्र और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बथवाल। इन चारों में से हमको ये बताना कि कौन सा ये पर्सन वहां पे उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करता, उत्तराखंड से संबंधित नहीं रखता। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बथवाल। ये इनका जन्म हुआ था 2 दिसंबर को 1901 में। इनका बर्थ ये है। हिंदी साहित्य के विषय को लेकर इन्होंने पीएचडी की डिग्री पाने वाले ये पहले शख्स थे जो भारत में पहली बार जिन्हें पीएचडी की डिग्री प्राप्त करी थी किसी साहित्य में, हिंदी साहित्य में। तो ये हिंदी साहित्य के बहुत जानकार व्यक्ति हैं। पीताम्बर दत्त बथवाल ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने हिंदी में पीएचडी डिग्री हासिल की थी। तो ये आप याद रखें कि फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने क्या करा था, डॉक्टरेट की डिग्री जिनको पहली बार मिली थी। डॉक्टरेट की डिग्री किनको मिली थी सबसे पहली बार? पीताम्बर दत्त बथवाल। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है हिंदी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शतरंज के खिलाड़ी किस कहानीकार की रचना शतरंज के खिलाड़ी किसने लिखी थी? तो ऑप्शन हमको दे रखे हैं यहाँ पे, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन और धर्मचंद्र शर्मा गुलेर। तो गुलेरी किसने लिखी है? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी है, सुदर्शन लिखी है, प्रेमचंद जी ने लिखी है या फिर जयशंकर प्रसाद ने लिखी है? तो शतरंज के खिलाड़ी हमारी लिखी है प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी ये उपन्यास सम्राट के कहे जाने वाले लेखक है। प्रेमचंद जी की कहानी है जिस पर ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किए गए निर्देशक सत्यजीत रॉय ने इसी नाम पर फिल्म बनाई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शतरंज के खिलाड़ी किसने लिखी थी? प्रेमचंद ने लिखी थी। और इसी पे हमारी फिल्म बनी है, वो किसने बनाई थी? सत्यजीत रॉय ने बनाई थी। तो प्रेमचंद ने लिखी थी कौन सी कहानी? शतरंज के खिलाड़ी। नेक्स्ट, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब हम आपने देखा होगा बहुत से बच्चे बचपन में बोलते, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच में चटनी चटाई। तो चाचा चाचा ऐसे जो भी शब्द होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इस तरीके को हम बोलते हैं अनुप्रास। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट, इसको बोलते हैं अनुप्रास। जब कोई अक्षर विशेष बार बार दोहराया जाता है, जैसे जिसमें दे रखा है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें, च यहाँ पर है, च यहाँ पे, च यहाँ पे, तो चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो च क्या हो रहा है? दोबारा क्या कर रहा है? अपने आप को दोहरा रहा है। तो ये जो तरीका होता है पंक्ति लिखने का, इसको बोलते हैं अनुप्रास। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि चंदू के चाचा ने चांदी चौक में, तो जो च है, तो जब एक सा अक्षर बार बार दोहराया जाता है उसको हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्कर्ष का विलोम। उत्कर्ष का मतलब होता है ऊंचाई तक पहुंचना, शिखर तक पहुंचना, या फिर उसको हिंदी में बोले प्रोग्रेस करना। तो उत्कर्ष का मतलब होता है हम किसी ऊंचाई तक पहुंचे, उसका मतलब होता है उत्कर्ष। तो इसका जस्ट विलोम क्या होगा? अपकर्ष। अपकर्ष का मतलब होता है पतंग होना, गिरावट होना, किसी चीज का पतन होना, तो उसको बोलते हैं अपकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है अपकर्ष, ना कि निष्कर्ष, सहर्ष या फिर विमर्श। तो ये चारों ऑप्शन क्या है? गलत है। सही ऑप्शन क्या है हमारा? अपकर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्धव शतक के रचयिता हैं। उद्धव शतक किसने लिखी थी? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उद्धव शतक हमारे किसने लिखी थी? नाथूराम शंकर ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, दिनकर ने या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर? तो इसका सही प्रश्न इस प्रश्न का सही उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी थी उद्धव शतक।
उद्धव शतक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी गई है। उद्धव शतक ये एक भक्ति का ग्रंथ है, इसमें भक्ति की भावनाओं के ऊपर आधारित ये ग्रंथ है, किंतु इसकी शैली रीतिकालीन होने के बावजूद भी, इसका मतलब होता है रीतिकालीन का मतलब होता है कि हम श्रृंगार के या फिर सौंदर्य के रूप में जो कविताएं लिखते हैं, किसी खूबसूरती या सौंदर्य की जब बात करते हैं तो उस कविताओं को हम बोलते हैं, उस लिपि को हम बोलते हैं रीतिकालीन। तो रीतिकालीन के होते भी क्योंकि ये भक्ति और रीतिकाल का अद्भुत क्या है, संयोग है। जब ये जगन्नाथ दास जिस समय कविताएं लिखते थे उस समय कौन सा काल था, रीति काल था। मीन्स ये पूरा था एक सौंदर्य के बारे में जिसकी विश्लेषण की गई हो, सौंदर्य प्रेम और उसके बारे में बताया गया हो। लेकिन इस ग्रंथ में, इस रचयिता में हमारा भक्ति के साथ साथ क्या सौंदर्य के साथ साथ हमारा क्या है, भक्ति भाव की भी बहुत ही अच्छा सहयोग है, इसलिए ग्रंथ बहुत ही चला, बहुत मानते हैं इसको। तो किसने लिखा था, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा था। कौन सा लिखा था उन्हें, उद्धव शतक। उद्धव, आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ये तो आपने सुना होगा बहुत बच्चों ने कि ये तो प्रेम की बात है। उद्धव, जब कृष्ण भगवान गोकुल में रहते थे, गोकुल में रहते हुए उनको कहाँ जाना पड़ा था, मथुरा जाना पड़ा था, अपना छोड़ के उसके वहां पे राजनीति के लिए वो गए थे। तो जो गोपियां थी वो अपने उसमें वियोग में होती थी श्री कृष्ण भगवान के। तो श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव को भेजा था कि वो क्या करें, गोपियों को क्या करें, समझाएं। तो उद्धव ने क्या करा था, समझाया था। और उद्धव किसको समझाता था, प्रेम में जो पड़ी हुई गोपियां थी उनको समझाता था। तो उनकी श्रृंगार और उसकी प्रेम को समझाता था। तो प्रेम और भक्ति का जो मेल है वो किसने बनाया था, वो किसने एक्सप्रेस करा था, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, और उसको हम बोलते हैं उद्धव शतक। होप सो आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरीके से आपको इसको लिंक करना है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से एक वीर रस के कवि है। वीर रस मीन्स जो वीरता के बारे में बताते हो, भक्त उसके लिए बताते हो कि ब्रेवनेस के बारे में बताते हो। तो देव है, भूषण है, बिहारी है या घनानंद है। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, वीर। ये हमारा क्या है, ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल सही है। वो क्या है, भूषण। भूषण जी ने हमारे को किसके लिए बारे में बताया था, एक वीर रस के कवि कौन है, भूषण जी को किसके हैं, वीर रस के कवि हैं। भूषण जी के बारे में अगर हम देखें तो देव आदि रीति काल के कवियों के अगर हम देखें तो समकालीन होते हुए भी भूषण उस समय के एकमात्र कवि थे जिन्होंने वीर रस की काव्य रचना की थी। मीन जब भूषण जी रहते थे, जब एग्जिस्ट करते थे, जब उस समय का जो वातावरण था वो रीतिकालीन था। रीतिकालीन का मतलब होता है सौंदर्य के बारे में जब कविताएं बहुत ज्यादा चर्चित थी, उस काल में हम सौंदर्य के बारे में बहुत ज्यादा लिखा करते थे लोग। उस काल में उन्होंने सब क्या करा था, रीतिकालीन समय होते हुए भी इन्होंने क्या करा था, वीरता की बातें करी थी, वीर की कवि के बारे में लिखी थी। तो इसलिए भूषण जी बहुत अच्छे साहित्यकार है जिन्होंने वीर रस के बारे में चर्चा की है। जबकि शीत इसका जब समय था वो क्या था, रीतकालीन था ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कफन कहानी किससे लिखी है। कफन कहानी किसने लिखी है, अगर हम कफन कहानी की बात करें तो इसका किसने लिखी है, दूधनाथ सिंह ने लिखी है, प्रेमचंद ने लिखी है, या फिर विश्व प्रसाद सिंह ने लिखी है, या फिर मन्नू भंडारी ने लिखी है। तो इसका सही उत्तर है प्रेमचंद। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। कफन कहानी हिंदी काव्य का साहित्य में अमर लेखक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। भारतीय ग्रामीण जीवन और किसानों की जो दुर्दशा और जो उनके अपने बारे में जो कहानियों में उन्होंने अपने आप को जीवित करा है कि किस तरीके से किसान दरिद्रता से बीतता था, क्या उनकी दुर्दशा थी, उनकी सारी जो परिस्थिति थी वो प्रेमचंद जी ने बहुत ही खूबसूरती से व्याख्यान करा है उसका। तो कफन कहानी किससे, ये सब किसने लिखी है, प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। प्रेमचंद बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे, तो इनको हमारी बहुत सी कहानियों में हम याद रखा करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जगदीश शब्द में कौन सी संधि है। जगदीश, आप ये याद रखें कि संधि क्या होती है, जब दो शब्दों को मिला के हम कोई चीज मिलाते हैं उसको बोलते हैं संधि। और विच्छेद मीन्स हम दो अलग अलग शब्दों को, हम एक शब्द को क्या कर दें, अलग अलग कर दें। तो इसमें स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि, या फिर इसमें कोई भी संधि नहीं है। अगर हम देखें तो इसमें कौन सी संधि, जगदीश, जगदीश में हमारी आती है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि का क्या मतलब होता है, जब एक व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन या फिर स्वर से मेल होता है तब हमारा कहलाता है व्यंजन संधि। मैं एक बार दोबारा समझाती हूँ, एक व्यंजन या तो दूसरे व्यंजन से मिले या फिर एक स्वर से मिले तब हमारा क्या बनता है, व्यंजन संधि बनता है। अब जगदीश में हमारी किस तरीके से संधि है, अगर इसको हम देखें तो ये लिखते हैं जगत प्लस इसको
ईश। जब ये मिलेगा जगत तब और ई मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ज ग द में बड़ी ई की मात्रा और दीश, जगदीश। तो ये तो क्या है, ये हमारा व्यंजन है और ये हमारा क्या है, स्वर है। तो व्यंजन और स्वर मिलके कौन सी संधि बनाते हैं, व्यंजन संधि। तो इसलिए जगदीश में कौन सी संधि, हमारी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कवि के दोहे के लिए गागर में सागर की उक्ति की जाती है। गागर में सागर का मतलब होता है कि एक छोटे सी कथन में, एक छोटे से वाक्य में आप बहुत बड़ी रचना को बोल दो, बहुत बड़ी बात को बोल दो। तो गागर में सागर में से एक छोटी सी कटोरी में आप सागर भर के रख दो। तो ये कथन किसके लिए उक्त किया जाता है, भूषण के लिए करा जाता है, बिहारी के लिए किया जाता है, रहीम के लिए किया जाता है, या फिर कबीरदास के लिए किया जाता है। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहारी। बिहारी जी के लिए कहा जाता है कि गागर में सागर किसके लिए प्रयुक्त होता है, बिहारी के लिए प्रयुक्त होता है। ये क्यों होता है कि रीतिकालीन कवियों में बिहारी का स्थान सर्वोच्चतम है। इन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो ही लाइन में, मीन्स दो ही पंक्तियों में, दो ही दोहों में बहुत सारी बात कह दिया करते थे। बिहारी सत्ताई के लिए कहा जाता है, मीन्स सत्ताई मीन्स 70, जो 70 उन्होंने पंक्तियां लिखी थी, उनकी कुछ एक पंक्ति में आपको बताना चाहूंगी। सतसाई के दो रहे, क्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। तो ये बहुत ही उम्दा लिखा हुआ है उनके, और इतनी छोटी सी 2 पंक्ति में उन्होंने इतनी गहरी बात कर दी। तो इसलिए बिहारी को कहा जाता है सागर में गागर। आशा करती हूँ आपको ये विश्लेषण समझ में आ रहे होंगे हर प्रश्न के, कि किस तरीके से डीपली हम इसको समझ रहे हैं, ट्रिक से याद कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन से बता रही हूँ, ऑप्शन के साथ साथ इसका रीजन क्या है, क्यों हम इनको याद रखते हैं हिंदी में इस तरीके से प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसका तरीका आप समझिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध विकल्प कौन सा है। शुद्ध विकल्प, इसमें एक मात्राओं की मिस्टेक दे रखी है, आपको सही उत्तर निकालना है कि सही क्या होगा। हम चारों ऑप्शन से देखिए ये समझ सकते हैं कि इसमें शब्द पूछा जा रहा है कवयित्री। तो कवयित्री, कवि हमारा क्या होता है, कवि हमारा पुल्लिंग होता है। कवि का हमको क्या निकालना है, स्त्रीलिंग निकालना है। तो क्या होगा, जनरली बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या होते हैं, बच्चे समझते हैं कवयित्री मीन्स य में भी मात्रा लगाएंगे, य में और वी में दोनों में क्या करेंगे, मात्रा लगाएंगे। लेकिन जब हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो कैसे बनेगा, कवि, कैसे बनेगा, कव, य में आएगी छोटी य की मात्रा ई की, य कवि त्री, और त्र में आएगी हमारी बड़ी ई की मात्रा कवयित्री, कवयित्री ना कि कवियत्री। कवि व में मात्रा नहीं आएगी, किस में आएगी, या में मात्रा आएगी। तो सही उच्चारण इसका क्या होगा, कवयित्री ना कि कवियत्री। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, कवि और य और त्री उसको सही करेक्ट करके आते थे, लेकिन जबकि ये क्वेश्चन गलत है, ये उच्चारण इसका गलत है। सही उच्चारण इसका क्या है, कवयित्री। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। इनमें से हमको बताना है कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा, बाकी तीनों क्या है, अशुद्ध है। अब इन चारों ऑप्शन से हम ये समझ सकते हैं कि ये क्या है, उज्ज्वल दे रखा है। तो आप सही उच्चारण करोगे तो आप सही ऑप्शन को भी करेक्ट कर पाओगे। हमारा सही उच्चारण क्या होता है, उज्ज्वल ना कि उज्ज्वल। उज्ज्वल नहीं होगा क्योंकि पूरा ज नहीं आएगा, उ ना कि बड़ा उ आएगा, उज्ज्वल ऐसे भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं उज्ज्वल। तो उ आधा ज फिर वल, ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। उ आधा ज पूरा ज फिर वल, उज्ज्वल। उज्ज्वल यहाँ पे आधा ज 2 बार दे रखा है, ये भी क्या है, गलत है। सही ऑप्शन क्या है हमारा, उज्ज्वल। उज्ज्वल से तो दोनों, तो सही उच्चारण हमारा इसका क्या है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अशुद्धि करते हैं और इसकी जगह क्या करते हैं, पूरा फुल ज लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परसर्ग कर्ता कारक में प्रयुक्त होता है। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि परसर्ग कर्ता कार्य होता क्या है। परसर्ग कर्ता कार्य वो होता है जो वाक्य के भूतकाल के लिए प्रयोग होते हैं और उन वाक्यों में ने का प्रयोग होता है, ने परसर्ग का प्रयोग होता है, उन्हें परसर्ग कर्ता कार्य कहते हैं। उदाहरण, मेरे मित्र ने आज आम खाया, मीन्स जहां पे ने का प्रयोग हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या हो, भूतकाल में क्या हो, उसकी बात हो। जब भूतकाल के लिए हम बात करते हैं तो उसके परसर्ग कर्ता कार्य बोलते हैं, और जो शब्द होता है जो यूज करते हैं वो क्या होता है, नहीं। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। तो परसर्ग कर्ता कार्य में प्रयुक्त होता है वो है ने, जैसे मेरे मित्र ने आज खाना खाया।
क्या खाया? मेरे मित्र ने आम खाया। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अब हमको शुद्ध बताना है। शुद्ध इस ऑप्शन से हम समझ सकते हैं, हमको ये पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ना कि स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अगर हम देखें, स आधा स आएगा, वा आधा स और ये होता है स्वास्थ्य। अब इसमें हमको पूछा जा रहा है कि यह भी आ रहा है, मीन्स हमसे पूछ रहा है कि स्वास्थ्य कैसे लिखते हैं। तो आधा स, वा, आधा स, फिर आधा थ, फिर हमारा क्या आएगा य। तो ये हमारा क्या होता है? स्वास्थ्य। तो ये ऑप्शन किस में दे रखा है? ऑप्शन ए हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट। आधा स, फिर वा, फिर आधा स, फिर थ, फिर य। ये क्या होता है? हमारा स्वास्थ्य। तो ये स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का अगर हम नाउन बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा? स्वास्थ्य बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें से हमको शुद्ध शब्द निकालना है। ये दे रखा ऑप्शन में हम समझ सकते हैं कि अंतर्गत का क्या है? अंतर्गत का क्या निकालना है? हमको सही अर्थ निकालना है, सही उच्चारण करके हमको सही तरीके से लिखना है अंतर्गत को। तो अंतर, तर, तो ग के बाद क्या आएगी? बिंदी, र की मात्रा आएगी, फिर ये। तो अंतर्गत, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, अंतर्गत। अब देखो, आपको एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन दे सकते हैं, तो इसका तरीका क्या है, इसको आप याद करें एक बार। इसके लिए एक नियम अपने दिमाग में रट लो कि जब भी आधा र आता है किसी भी अक्षर के बाद, किसी भी अक्षर के बाद अगर हम आधा र बोलते हैं तो उस र का उच्चारण जब जिस अक्षर के बाद होता है वो उसी अक्षर के बाद क्या करता है? लिखा जाता है। जैसे मैंने अभी बोला अंतर, तो अंत पहले मैं क्या लिखूंगी? अंत लिखूंगी। तर, र की ता के बाद र का क्या आ रहा है? साउंड आ रहा है। तो ग पे मैं क्या लगाऊंगी? र की मात्रा लगाऊंगी, फिर लिखूंगी त। अंतर्गत में जिस आधा र जिस अक्षर के बाद सुनाई दे रहा है वो उस अक्षर के बाद ही लिखा जाता है। जैसे हम दूसरा इसका उदाहरण देखें, दूसरा इसका उदाहरण देख सकते हैं, गर्म, गर्म, तो ग के बाद र का क्या आ रहा है? उच्चारण आ रहा है। तो ग, म के बाद क्या लगेगा? र की मात्रा लगेगी, तो गर्म। इसी तरीके से हम देखें सर्वाधिक, हम कैसे लिखेंगे? सर्व, सर्व, व के बाद हमारी है सर्व, वा धिक, तो हमारी स के बाद क्या ही? र का उच्चारण। स के बाद व पे हमने क्या? सर्वा, वा के ऊपर क्या मात्रा लगाई? र की। फिर देखते तो सर्वाधिक। इसी तरीके से हम देखें मार्ग, मार्ग, अगर मार्ग और ग के ऊपर क्या जाएगी? र की बिंदी। तो माँ के बाद र का उच्चारण आया, तो र के बाद ही हम क्या लगाएंगे? माँ के बाद क्या लगाएंगे? र लगाएंगे। और वो आधा र किस पे लिखा? जो नेक्स्ट इस पे अल्फाबेट आ रहा है। तो ये इसका क्या होता है? इसका ये तरीका होता है, ये नियम होता है जिस तरीके से हम इस पे लगाते हैं। तो जब भी आधा र आता है, जिस अक्षर के बाद उसका उच्चारण होता है वो उसी अक्षर के क्या लगता है? उसके बाद लगता है। तो आशा करती हूँ आपको ये बिल्कुल ढंग से क्लियर होगा कि ऑप्शन 20 का क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ये सारे हमारे क्या है? गलत है। ये नियम आप हमेशा याद रखें, कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है? ये हमको बताना है कि उसने कहा था। ये कहानी के लेखक प्रेमचंद है, मोहन राकेश है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, या फिर अज्ञेय है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था, उसने कहा था कहानी को हिंदी साहित्य की पहली कहानी कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि उसने कहा था, ये जो ये है कहानी है, उसने कहा था, ये हिंदी की फर्स्ट कहानी है जिसको हिंदी साहित्य में कहानी का दर्जा दिया गया है। तो फर्स्ट कहानी है जिसने हिंदी में दर्जा पाया कहानी का। तो वो कौन सी कहानी है? उसने कहा था। और ये किसने लिखी है? ये लिखी है चंद्र शर्मा गुलेरी ने। ये आप हमेशा याद रखिए, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा है गुलेरी। और ये पहली कहानी है हिंदी साहित्य की जिसको कहानी का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आस्तिक शब्द का अर्थ प्रकट करता है। आस्तिक का मतलब क्या होता है? जो ईश्वर में आस्था रखें। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ईश्वर में आस्था करने वाले शख्स को हम, उस पर्सन को हम बोलते हैं आस्तिक। रत्नावली किस कवि की पत्नी थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपने हिंदी साहित्य की थोड़ी बहुत भी आपको नॉलेज होगी तो ये आंसर आप कभी गलत नहीं करोगे। रत्नावली कौन थी? रत्नावली किसकी धर्म पत्नी थी? केशवदास की, सूरदास की, तुलसीदास की, या फिर कबीरदास की? तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है हमारा? तुलसीदास। रत्नावली किसकी धर्म पत्नी थी? तुलसीदास। अब मैं इसको याद करने का आपको तरीका बताती हूँ।
ये कहा जाता है कि रत्नावली ही वह लेडी थी, वो ही थी जिनके कारण तुलसीदास क्या बने, एक महान कवि बने, जिन्होंने प्रेरणा दी थी तुलसीदास जी को कि वो एक महान कवि बन पाए। एक बार पत्नी के वियोग में व्याकुल होकर तुलसीदास जी बाढ़ आ रही थी बहुत ज्यादा, तो बाढ़ में नदी को क्या कर गए, पार कर गए। तो उनको अपने घर जब पहुंचे वो अपनी पत्नी के, तो उनको रास्ता दिखा नहीं चढ़ने का, तो सांप की पूंछ को आप वो क्या समझे, रस्सी समझ के क्या कर गए, उसके ऊपर उसके सहारे सहारे चढ़ गए। तो जब वो अपनी पत्नी से मिले तो उनकी पत्नी ने उनकी अपेक्षा करी, उनका अनादर करा कि भाई आप इतनी बाढ़ में, इतनी एडवर्स कंडीशन में मुझसे मिलने क्यों आए, इतनी जब समस्या है, बाढ़ आ रही है, इस जैसे हालात में आप नदी पार करके तूफान में आप मुझसे मिलने आए। तो रत्नावली ने उनको एक उपदेश दिया था, वो क्या था, उन्होंने कहा था, अस्तित्व चरमी में देह तासो देसी प्रीत, नेकू जो होती राम से तो काहे भवप्रीत। मीन्स जो जो मेरा अस्थि पंजर है, जो शरीर है, तुम उस पे मरते हो। अगर तुमको इससे प्रीत, अगर थोड़ी सी भी तुमने भगवान से प्रीत करी होती तो आज तुम्हें भवभय की कोई थोड़ा सा भी डर नहीं होता। तो इसके बाद ही कबीरदास, जो तुलसीदास जी थे, तुलसीदास जी भक्ति भाव में चले गए थे और उन्होंने भगवान के उसमें कथन में लिखना शुरू कर दिया। तो ये स्टोरी है इसके पीछे की। रत्नावली को क्यों पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि तुलसीदास की जो प्रेरणा थी वो कौन थी, रत्नावली थी। और रत्नावली ने उनको बोला था कि भाई आप जग संसार के उसमें प्रपंच में मत पड़ो, आप भगवान की प्रीत में लगो। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है। रामचरितमानस की भाषा ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, संस्कृत है या फिर अवधी है। तो रामचरितमानस की भाषा हमारी अवधी है, इसको हम लिखते हैं अवधी। अवधी भाषा हमारी किसकी, रामचरित की। अब ये आप इसको याद कैसे करेंगे, अवधी क्या है, ये इसी प्रकार याद किया जा सकता है कि जैसे श्री राम जी का जन्म कहाँ हुआ है, वो अयोध्या में हुआ है। अयोध्या कहाँ है, अवध में है। और चूंकि मानस की रचना सही नदी के तट पे ही कही गई है, अर्थात अवध में हुई है, तो इसकी भाषा भी क्या होनी चाहिए, अधिकतर हमारे संभावित उसकी भाषा क्या है, अवधी है। क्योंकि अवधी में कहा है, अयोध्या कहाँ है, अवधी में। और राम श्री राम का जन्म भी कहाँ हुआ है, अयोध्या में हुआ है, तो उसकी भाषा क्या है, हमारी अवधी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्षति का पर्यायवाची क्या होता है। क्षति, इसके ऑप्शंस हम देखते हैं, कमल, बादल, सरोवर या फिर पृथ्वी। जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं इस एग्जाम में, अगर हम ऑप्शन को देखें तो हम जनरली बच्चे क्या करते हैं, क्षति का मतलब अगर हम देखें तो जो क्षितिज होता है, क्षितिज का मतलब क्या होता है, वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। क्षितिज का मतलब होता है जहां पृथ्वी और आकाश दूर दूर तक जब हमको उसको मिलते हुए दिखते हैं, जैसे इंग्लिश में उसको बोलते हैं होराइजन। होराइजन वो पॉइंट होता है जहां स्काई और लैंड हमको मिलते हुए दिखा, जहां आकाश और पृथ्वी मिलती हुई दिखती, उसको हम बोलते हैं क्षितिज। तो बच्चे क्या समझते हैं, क्षितिज वो पॉइंट है आकाश का, तो क्षितिज को हम कर देते हैं, बच्चे कितनी बार आकाश को समझ लेते हैं। लेकिन क्षितिज का मतलब अगर आप देखें तो क्षितिज क्या है, पृथ्वी कहाँ मिल रही है, तो इसका मतलब होता है, क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी। तो क्षति किसका पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची, ना कि आकाश का या बादल का। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता है। जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, दुर्बल, दुर्गम, अमर या फिर अजय। दुर्बल होता है कमजोर, दुर्गम होता है मुश्किल, अमर होता है जो कभी ना मरे, और अजय का मतलब होता है जिसे कभी जीता ना जा सके, अजय। अभी इसी अजय से मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जैसे अजमेर नगर के उदाहरण से मैं आपको ये बताती हूँ जिसे समझा जा सकता अजमेर के वाक्य से, जिसका वास्तविक नाम अजमेरू है। अजमेरू अर्थात पर्वत जिसे जीता ना जा सके, तो अजमेर का नाम बना है अजमेरू से। अजमेरू का मतलब क्या होता है, वो पर्वत, विशाल पर्वत जिसे जीता ना जा सके। तो अजय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके। रेल शब्द क्या है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि तद्भव और तत्सम देशज और विदेशी शब्द क्या होते हैं। तो रेल, जो शब्द जैसे कि तैसे रहता है, अगर हम उसको दूसरी भाषा में भी प्रयोग करें तो उसको बोलते हैं हम तत्सम, और जो थोड़े बदल जाते हैं उनको बोलते हैं हम तद्भव शब्द। तो रेल क्या है, रेल हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वो शब्द, दो शब्द होते हैं, वो उनसे बनता है, किससे बनना है, तत्सम, तत् से बना है प्लस
सम। तो तत्सम दो शब्द से बना, तत् प्लस सम। तो तत्सम का मतलब वो होता है जो त्यों के वो ही रहे, जिन शब्दों में उनके मूल शब्द के रूप में कहीं कहीं और प्रयोग किया जाए तो उनमें कहीं पे भी कोई परिवर्तन ना आए। मीन्स अगर हम हिंदी इंग्लिश की भाषा को कोई वर्ड हिंदी में यूज कर रहे हैं उसको कहीं चेंज ना करें, तो वो हमारा क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। तो रेल हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है। अगर हम तत्सम और तद्भव में देखें तो जैसे हम तैल बोले, तेल हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। अगर इसका तद्भव बोले तो हम क्या हो जाएगा, तेल। तो ये तत्सम है और ये क्या है हमारा तद्भव। तो वो शब्द जो किसी दूसरी भाषा में प्रयोग किए जाए लेकिन वो उसमें कुछ परिवर्तन ना है उसको हम बोलते हैं तत्सम। तो रेल हमारा ऐसा ही यूज करा जाता है तो उसको हम बोलेंगे हम तत्सम शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं, विनय पत्रिका की रचयिता कौन है? विनय पत्रिका किसने लिखी थी? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विनय पत्रिका किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने, केशवदास जी ने या फिर नगरीदास ने? तो इसका सही उत्तर है हमारा तुलसीदास जी ने लिखी थी विनय पत्रिका। अब विनय पत्रिका की महत्वपूर्णता क्या है? महाकवि तुलसीदास रामचरितमानस के कारण जाने जाते हैं, किंतु आपने अन्य ग्रंथ भी इनके पढ़े होंगे, उनके अन्य रचना भी पढ़ी होंगी जिसमें विनय पत्रिका कविता और गीतावली बहुत ही मुख्य है। विनय पत्रिका में भक्ति के पद बताए गए हैं, भक्ति के बारे में बताया गया है और उसमें लगभग हमारे कितने हैं, 279 पद है। ये भी कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखो कि विनय पत्रिका किसने लिखी थी? तुलसीदास ने लिखी थी और उसके अंदर कितने पद हैं? 279 पद है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चंद्रवरदाई की काव्य कृति का नाम क्या है? चंद्रवरदाई की काव्य कृति का नाम बिसलदेव रासो है, अल्लाहगढ़ है, खुमेड़ रासो है या फिर पृथ्वीराज रासो है? आप इसको एक बार में आप करेक्ट कर सकते हो, ये क्या है? पृथ्वीराज रासो। अब इसके पीछे की कहानी क्या है मैं आपको बताना चाहूंगी। महाकवि चंद्रवरदाई को उनके महान ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के लिए याद किया जाता है। इनकी बुद्धिमानी के विषय में एक रोचक घटना सदैव याद की जाती है। पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेदी बाण, मीन्स पृथ्वीराज चौहान जो थे राजा थे, वो क्या थे, वो आवाज से ही बाण चला देते और वो निशाना कभी नहीं चूकता था। पृथ्वीराज चौहान पे 17 बार हमला करने के बाद 18वीं बार ये हार गए थे तो इनकी आंखें फोड़ दी थी और आंखें फोड़ने के बाद उनको क्या करा था, बंदी बना दिया गया था। तो जब चंद्रवरदाई था तो चंद्रवरदाई ने जब उनको बोला कि भाई ये तो क्या कर सकते हैं, हवा में भी बाण चला सकते, तो पृथ्वीराज जी को मौका दिया कि भाई हवा में आप बाण चलाओ, और ऊपर क्या बैठा था, सुल्तान बैठा। तो पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाण को, कुशलता को जो था वो उन्होंने इस तरीके से उपयोग कर अपनी कविता में मात्र दोहे में उन्होंने एक शब्द में उनको पूरा क्या करे, उनकी व्याख्या बता दी कि किस उनकी क्या है, कितनी अच्छी कला है। तो मोहम्मद गौरी का अंत किस तरीके से करवाया चंद्रवरदाई में, उसको एक दोहे से मैं आपको बताना चाहूंगी। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। उन्होंने किस तरीके से बता दिया कि 4 गज की तो दूरी है, 24 गज है और 8 उंगलियों का क्या है, डिस्टेंस, और उसके ऊपर क्या बैठा है, तुम्हारा सुल्तान बैठा। सुल्तान कौन सा था? गौरी मोहम्मद था, जिसने पृथ्वीराज को अंधा कर दिया, तो उसकी आंखें फोड़ दी थी। तो उन्होंने बस उसको डिस्टेंस समझा और उन्होंने बाण चला दिया और उस समय क्या हुआ, गौरी मोहम्मद जो था उसकी हत्या हो गई। तो इस तरीके से इसलिए हमको जाना जाते हैं कि चंद्रवरदाई जो था, चंद्रवरदाई जी जो थे उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। और इसके पीछे की ये स्टोरी कि उन्होंने सिर्फ 2 दोहे में 2 लाइन में उन्होंने उनकी पूरी कुशलता, उनकी जो वीरता थी उनको क्या कर दिया, उन्होंने उसकी क्वालिटी बता दी थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? कृतज्ञ का सही अर्थ होता है कि जो आपका उपकार को माने, किए गए उपकार को मानने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं कृतज्ञ, कि मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। एहसानमंद वाली जो फीलिंग होती है, जो भाव होता है, उसको हम बोलते हैं कृतज्ञ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन रचनाकार उत्तराखंड का नहीं है? आपको ये बताना है कि उत्तराखंड के इनमें से कौन से नहीं है। पीताम्बर दत्त बतवाल, समुद्रचंद पंत, धर्मवीर भारती या फिर लीलाधर जुगाड़ी? तो इसका सही उत्तर है हमारे धर्मवीर भारती जो है वो कहाँ से करते हैं, वो यूपी के हैं। बाकी ये सब किसके हैं? उत्तराखंड के हैं। ये सब किसके हैं? उत्तराखंड के। बाकी ये कौन, ये कहाँ के हैं? ये यूपी के हैं। इनकी ये क्या थे, ये पत्रिका धर्मयुग के संपादक रहे हैं। धर्मवीर भारती के क्या है, ये साहित्यकार हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे हैं जो देवता और हिंदी साहित्य में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। और ये कहाँ के हैं? ये है हमारे यूपी के। तो धर्मवीर भारती कहाँ से बिलोंग करते हैं? हमारे यूपी से।
आशा करती हूँ आपको ये हिंदी के प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझे होंगे, आपको रटने की कहीं पे भी कोई ज़रूरत नहीं, हर क्वेश्चन का लिंक हिस्ट्री में किस तरीके से है, क्यों हम उसको इस तरीके से लिंक कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अगर एग्ज़ाम के बाद आपको लगता है कि मैम की ये वीडियो हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी सीरीज़ में आप